गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, पहले ये बताओ आप लोग हो कैसे एंड पढ़ाई कैसा चल रहा है। आज हम लोग फर्स्ट मैं इंट्रो दे दूं, दिस इज आकांक्षा, आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ये आपको पता है, आपके सीनियर भी पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा। इस चैनल से अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ कुछ बच्चों का फर्स्ट चैप्टर में भी कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि अब आने वाला है जून, मई खत्म हो गया तो फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जो यहाँ क्लास करते हैं उनको पता होगा। वो तो और सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर का भी लास्ट होने वाला है शायद, तो वो सारे देखोगे ये। एंड जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी ये देख सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है? क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब अच्छे तरीके से डिस्कस करना कि एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उससे कि उसके बारे में हर कंसेप्ट हम लोग सीख लेंगे कि अगर दूसरी बार उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, सारे ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको बना सको। तो फर्स्ट आप लेके बैठोगे कॉपी एंड पेन, लास्ट तक जरूर बने रहना। लाइव चैट नीचे चल रहा होगा तो उसमें आप अपना डाउट बता सकते हो। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है उसमें आप ड्रॉप कर सकते हो, तो उसका आंसर जो भी डाउट है उसका आपको आंसर लाइव चैट में ही मिलता जाएगा। तो देखते हैं बिना कोई देरी का, हम लोग फटाक से अभी 19 अप्रॉक्स क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर का महत्व आपको पता होगा, बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर हम लोग करके जाते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस लास्ट तक बने रहना, बीच में छोड़कर मत जाना और स्क्रोल मत करना दूसरा। एंड बस लाइव चैट पे ही मत लगे रहना, यहाँ भी ध्यान देना। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा उदास नहीं होना है। आप बस अंत तक बने रहो, स्टार्टिंग से देखो, जो जो समझाया जा रहा है आपको, जो जो लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद नहीं हो रहा है, उसमें आप टिक कर लो और वहाँ कुछ नोट्स बनाकर लिख लो कि जब भी आप बाद में जब भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना रहे होगे तो आप जब भी बार बार उसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप बस कॉपी पेन लेकर बैठना। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लग रहा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ना उनको उनसे बनेगा भी। हाँ, क्योंकि आप ना रिएक्शन से घबराना मत कि ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। हम लोग पढ़े थे कुछ याद, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक रिएक्शन पढ़े थे कि कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस रिलीज करती है, पढ़े थे ना? या फिर कोई एसिड से रिएक्ट करता है कोई भी मेटल, तब कौन सा निकलता। आपको ये सब याद करने का जरूरत नहीं है कि रिएक्शन हम एक एक करके याद करें कि आयरन वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बना, वाटर आयरन कोई अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया। ये सब आपको याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप एक लाइन याद कर लो। क्या, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है या फिर वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मेटल का बात आए, हाइड्रोजन गैस जरूर से दिमाग में आना चाहिए। और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आप लैब में गए, वहां पे रिएक्शन हो रहा है, वहां पे गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, ये आप कैसे फाइंड करोगे? तो वो भी टेस्ट आपको बताया गया होगा, पॉप टेस्ट। पढ़े थे ना हम लोग पॉप टेस्ट क्या होता है, ये सब आप देख लेना एक बारी, ठीक है? मैं ये भी बता दूंगी कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको देख लेना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए जस्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है? हाइड्रोजन गैस, है ना? इजी बिजी क्वेश्चन था, इसके लिए बस आपको कंसेप्ट याद है तो इसमें और कुछ जानना नहीं है, बस कंसेप्ट आपको पता है तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हो।
ये वाला देखो, अब ये रिएक्शंस है। हम फर्स्ट चैप्टर में मेनली, आप फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिएक्शंस, रिएक्शन के टाइप्स एंड बैलेंस करने को, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ को आप, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ये दोनों चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेना। अब वो हो प्रीवियस ईयर से, क्वेश्चन बैंक से, टारगेट से, आपके पास जो भी है वो सारे से। तो ये है टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, अभिक्रिया के प्रकार से ये क्वेश्चन। आप देखो ये रिएक्शन देख के ये क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर हो और ये सारा क्वेश्चन ना पूछा हो, ऐसा हो नहीं सकता। पूछता है कि रिएक्शन आपको दे दे एंड पूछे कि अभिक्रिया किस प्रकार के है। रिएक्शन में क्या है हम देखेंगे। कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं कि हम रिएक्शन देख के बता नहीं पाते हैं कि वो कौन से अभिक्रिया के प्रकार है। तो उसमें आपने क्या किया होगा, रिएक्शन के प्रकार को बस रट लिया होगा कि ऐसे ऐसे होता है, कभी भी उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, आप जब पढ़ लो तो ये बस थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन से भागना नहीं है कि क्वेश्चन बन नहीं रहा है, छोड़ दो ये क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा, है ना, ऐसा नहीं सोचना है। बस आप क्वेश्चन स्टार्ट करो बनाना, फर्स्ट चैप्टर खत्म। टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन बैंक आता है, आप मार्केट से ले सकते हो। नहीं तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसको सॉल्व करो। भारती भवन भी बहुत सारे बुक रखते हैं, तो उसको सॉल्व करो, उसके क्वेश्चन को। अब ये रहा हमारा रिएक्शन। इसमें इतना सारा रिएक्शन का प्रकार दे दिया है, हम जानेंगे कैसे। फर्स्ट है संयोजन। नाम से पता लग रहा है, यहां नाम से आप पता लग रहा है कि संयोजन मतलब कुछ संयोग हो रहा होगा, किसी चीज का संयोग हो रहा होगा, बन रहा होगा संयोग होके कोई कंपाउंड। संयोजन अभिक्रिया मतलब यही होता है, पढ़े है ना। तो यहाँ पे दो चीज है, तो इधर रिएक्शन का इक्वेशन जो दिया है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्लस का मतलब क्या है, एरो का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दो चीज हम लोग मिला रहे हैं, दो कंपाउंड, दो Fe2O3 और Al का रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो Al2O3 और Fe मिल रहा है, तो संयोजन नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ दो चीज तो ठीक है अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन यहाँ दो चीज बन रहा है। संयोजन अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि प्रतिफल साइड बस एक कंपाउंड होना चाहिए। प्रतिफल साइड प्लस का साइन जिसमें नहीं हो वो होगा संयोजन अभिक्रिया, से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बनाओगे देन और भी पता चल जाएगा। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन मतलब दो बार विस्थापन तो लग रहा है। द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब विस्थापन होगा, अपना जगह छोड़ के दूसरे के पास जाएगा, यही हम लोग समझते हैं। तो द्विविस्थापन देखते हैं यहाँ हो रहा है या नहीं। यहाँ है Fe2O3Al, Fe2O3 से Fe बन रहा है, मतलब यहाँ से O गायब हो रहा है। Al2O3 मतलब Al ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यही हो रहा है ना। तो यहाँ से बस एक चीज का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब विस्थापित हो रहा है, ऑक्सीजन बस Al के पास जा रहा है, तो एक ही बार विस्थापन हो रहा है, तो द्विविस्थापन तो अभी हट गया। अगला है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया भी मैं बता दूं, जस्ट संयोजन का उल्टा होता है, संयोजन के जस्ट उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में आपको प्रतिफल साइड प्लस देखने को नहीं मिलता है, वियोजन में अभिकारक साइड प्लस नहीं हो, मतलब हम समझ जाएंगे कि वो होगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब वियोजित होना, टूटना, ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये वियोजन अभिक्रिया भी हमारा नहीं है, क्योंकि टूट थोड़े ना रहा है, ये तो इधर भी दो चीजें, इधर भी प्लस का साइन आ गया, ये तो टूट तो रहा नहीं है। उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल, विस्थापन और एकल विस्थापन दोनों एक ही चीज होता है। आप विस्थापन से ये मत समझना कि विस्थापन के तो प्रकार ही है द्विविस्थापन, तो हम द्विविस्थापन में टिक कर देते हैं, ये मत समझना, ठीक है। विस्थापन जहां भी लिखा हो सिंगल, मतलब एकल विस्थापन, एकल विस्थापन का वहां बात कर रहा है। अब यहाँ है विस्थापन, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ जा रहा है और ऑक्सीजन यहाँ से छूट रहा है, ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है। तो हम लोग समझेंगे क्या कि ये रिएक्शन कौन है, विस्थापन अभिक्रिया।
आया समझ में? आया होगा कुछ कुछ समझ में? नीचे लाइव चैट में थंब का निशान जरूर डालना, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर ड्रॉप करो, देखिए कौन कौन आंसर दे पाता है। लौह चूर्ण आपको पता होना चाहिए, जैसे हो गया लौह चूर्ण, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, ये सारा हिंदी में मतलब और इसका सिंबल क्या होता है ये सारा आपको आना चाहिए। जस्ता जहां भी लिखा रहे वहां हम समझेंगे जिंक का बात कर रहा है। लौह चूर्ण, लोहा, पेरस, ये सब जो भी बात करे हम समझेंगे वहां Fe का बात कर रहा होगा, ठीक है? तांबा का जहां भी बात करे तांबा से हम लोग समझेंगे कि वो कॉपर का बात कर रहा है, Cu से जिसको डिनोट करते हैं। और क्या बचा? सिल्वर, सिल्वर चांदी, चांदी को इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं, उसका सिंबल होता है Ag। सोना का बात करें मतलब Au का बात कर रहा है। और ये सारे होते हैं धातु। क्या बोल रहा है कि Fe लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु और सांद्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूछता नहीं है, अगर बाय द वे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ दे तो आप लोग आंसर देने के लिए एलिजिबल हो। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री पढ़ रहे तो ये छोटा छोटा चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाला गया आयरन पे तो उससे क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। फर्स्ट तो हम लोग अभी जस्ट फर्स्ट वाले में मैंने डिस्कस किया था क्या कि कोई भी मेटल, कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो बनाता क्या है, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा ही। और एक और याद करो, कोई भी मेटल, मेटल मीन्स होता है धातु, कोई भी एसिड से मतलब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है? अब इससे घबराना नहीं है, बस आपको ये पता है ना तो आप रिएक्शन बना सकते हो। ये 2 चीज दिया है, आप इधर फिल कर सकते हो कि क्या क्या मिलने वाला है हमारे पास। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है? हाइड्रोजन गैस का तो चलो हमको फॉर्मूला पता है, सॉल्ट, सॉल्ट का कहाँ पता है? कोई बात नहीं, जो सॉल्ट बनने वाला है वो मेटल और एसिड के हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन तो निकल गया, एसिड में हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी चीज होगा उससे बनने वाला है। और फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए, इस वीडियो लेक्चर में इस चैनल पे भी डाला गया है ना? और मैंने क्लास में भी बताया था, आपको याद है? बताया था ना कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं संयोजकता के हेल्प से, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल में सबसे मेन संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको आना चाहिए निकालना। तो उससे हम, और बहुपरमाणुक आयन का भी संयोजकता, तब आप बना सकते हो। यहाँ सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और जितना सारा इधर एलिमेंट्स होता है, जितना सारा इधर तत्व होता है, उतना ही सारा तत्व इधर भी मिलना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ लोहा Fe, एसिड है कौन, HCl, तो इधर भी लोहा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये 3 तत्व आपको दिखेंगे। भले ही उसका जगह चेंज हो जाए लेकिन ये 3 चीज आपको इधर भी दिखना चाहिए। उधर तो हाइड्रोजन दिख रहा है, बचा क्या, Fe और Cl बचा ना। अब Fe और Cl से मिल के बना देना है सॉल्ट, ठीक है? अब संक्रमण तत्व से कौन कौन सॉल्ट बनता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो कुछ कुछ संक्रमण तत्व का कौन कौन सा संयोजकता हम लेते हैं। संक्रमण एक्चुअली इसलिए बोल रहे हैं ये याद करने, क्योंकि संक्रमण तत्व जो होता है उसका बहुत सारा संयोजकता होता है, 1 से अधिक होता है, इसलिए हम संक्रमण तत्व का संयोजकता नहीं देख रहे होते हैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ठीक है? Fe हो गया, इसका हम अधिकतर 2 ही इस्तेमाल करते हैं संयोजकता, Cu का भी 2, Zn का भी 2, ठीक है? ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो Fe का मान लो है 2 संयोजकता, और क्लोरीन बचा, क्लोरीन का आपको पता है कि ये 17th नंबर ग्रुप पे आता है, 17वें नंबर समूह पे आता है, तो इसका हो जाएगा
एक संयोजकता, फिर क्रिस क्रॉस करेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम अपना फॉर्मूला। और Fe हो रहा है 1 के पास जा रहा है, Fe के पास जा रहा है, तो 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा। Cl जा रहा है 2 के पास, तो FeCl2। क्या बना यहाँ का कंपाउंड हमारा? FeCl2 आयरन क्लोराइड। समझ में आया कैसे हम बनाए? बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया किया तो वो बनाया लवण और हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हम पहले हाइड्रोजन गैस ढूंढने का कोशिश करें तो यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस, और सारे में हाइड्रोजन गैस कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ आयरन, लवण और जल का बात कर रहा है। इसमें देखे क्लोरीन गैस का बात कर रहा है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। हाइड्रोजन गैस यहाँ है, आयरन क्लोराइड है, तो क्या बनने वाला है? ऑप्शन हमारा होने वाला है ए। तो जिन लोगों का भी आंसर ए था सही है, मतलब वो पढ़ाई करके आए हैं थोड़ा बहुत, है ना। अब आप जब भी आप देखोगे केमिस्ट्री का एक बारी लाइव हो ही जाएगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी मैं, तो इसलिए आप प्रिपेयर होके आना, ठीक है। जैसे आज फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 हुआ, पार्ट 1 में हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देख रहे होंगे, पार्ट 2 में भी इसी का थोड़ा सारा कुछ मिक्स वर्जन देखे। मिक्स वर्जन मतलब मिक्स क्वेश्चन देखे, मजेदार क्वेश्चन देखे। चलो ये क्वेश्चन था, इजी पीजी ही था, बनाए होगे। जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये नहीं आ रहा है, नोट करना चाहिए, नोट कर लो। ये सारा चीज़ नोट कर लो कि इसका हम संयोजकता 2 लेते हैं, फिर ठीक है, और ये सबको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, ये सारा चीज़। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, पहले इसको देखो और आंसर बताओ। श्वसन मतलब आप समझते होंगे, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, है ना। ये दो चीज का हम रिएक्शन देख रहे होते हैं और उसको बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी बैलेंस करते करते आ ही जाता है कि किस तरीके से करना है, और वो नंबर याद आ ही जाता है। बैलेंस करना आपको खासकर आना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया गया है इसी भी चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। मैंने ही बताया है तो वो आप जाके देख सकते हो। अगर बैलेंस करने में फर्स्ट चैप्टर के कोई भी टॉपिक में आप कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप जाके वहां प्लेलिस्ट में ढूंढ के देख सकते हो। पूछ रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन यहाँ दे दिया है। फर्स्ट आता है श्वसन। जैसे ही श्वसन एग्जाम्पल आया दिमाग में, यहाँ क्वेश्चन में हम लोग देखें, यहाँ से हमको समझ में आया कि श्वसन मतलब ऑक्सीजन का इनहेल होना, ऑक्सीजन खाने के पास जाना, मतलब ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन ऐड होना, और प्रोडक्ट साइड एनर्जी रिलीज होना, ऊर्जा निकलना। खाना खाते तो ऊर्जा निकलता है ना, ऑक्सीजन जाता है, खाना ब्रेक होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, फिर निकलता है ऊर्जा। ऊर्जा का निकलना, ऊर्जा का प्रोडक्ट साइड ऐड होना, मतलब ऊष्माक्षेपी का बात कर रहा है, यहाँ तो ऊष्माशोषी है, तो ये तो फर्स्ट कैंसिल। ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब उपचयन या अपचयन में से कुछ होगा। चयन तो होगा नहीं, क्योंकि अब चयन में ऑक्सीजन का ऐड नहीं होता, ऑक्सीजन का हांस होना होता है ना। बचा क्या? उपचयन। संयोजन होगा नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में उपचयन अपचयन अक्सर नहीं पूछता है, ऊष्माक्षेपी पूछ देता है। ऑप्शन में आपको ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारा का एग्जाम्पल वहां ऑप्शन दे सकता है। तो आप याद रखना कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी मतलब जब हम लोग अभिकारक साइड, अभिकारक और प्रतिफल आपको पता होना चाहिए। इस तरफ जो भी लिखा हो वो अभिकारक, और एरो के इस साइड, इस पॉइंट पे जो भी लिखा हो उसको बोलते हैं प्रतिफल। जब अभिकारक तरफ हीट ऐड हो जाए, ऊर्जा या फिर हीट का साइन होता है डेल्टा, या फिर ऊर्जा वहां लिख के दे दे, तो हम बोलते हैं कि वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा का शोषण कर रहा है। जब प्रतिफल साइड ऊष्मा ऐड हो जाए या फिर ऊर्जा ऐड हो जाए, तो हम लोग यहां से समझेंगे कि ये है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी समझना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा।
मतलब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर और वाटर बना रहा है। आपको इस तरीके से रिएक्शन समझ में आना भी चाहिए। जैसे ही आप रिएक्शन देखो तो वहां आप किसी को बता सको कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे ये मैंने रिएक्शन इक्वेशन को देखा, केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को हम लोगों ने देखा और बताया क्या कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल दे रहा है। यही समझे ना यहाँ से? तो इस तरीके से आपको भी समझना, यहाँ पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलो बताओ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। एक और बात याद रखना आप लोग कि रिडॉक्स का जब भी बात करते हैं, कोई भी अभिक्रिया हो ना, उसमें अकेले उपचयन और अपचयन अकेले नहीं हो रहा होता है। जहां उपचयन होगा मतलब उपचयन का अच्छा खासा दोस्त है अपचयन, भले ही थोड़ा उल्टे नेचर का है कि उपचयन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा होता है। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा होता है और हाइड्रोजन का ऐड हो रहा होता है। भले ही उल्टा नेचर का है लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है। जब भी कहीं उपचयन अपचयन चलता है, उपचयन चलता है तो अपचयन को साथ में लेके चलता है। मतलब जब भी कोई रिएक्शन आप देखोगे, आपको लग रहा होगा कि वहां उपचयन हो रहा है तो वहां जरूर अपचयन भी हो रहा होगा। और जहां उपचयन अपचयन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या ये भी आपको पता होना चाहिए। ये था हिंट, आपको मे भी इसका आंसर पता चल गया होगा। और उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं, पढ़े भी है ना, मैंने बताया भी था क्या कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। जल्दी से लाइव चैट में टाइप करके बताओ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। फर्स्ट है उपचयन, तो ये तो कैंसिल हो गया, चयन भी कैंसिल। रिडॉक्स देख लेते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड से देखे इधर तो कॉपर बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन भाग रहा है। ऑक्सीजन भागने का मतलब यहाँ पे हो रहा है अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन से बन रहा है वाटर, यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है। तो ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ उपचयन हो रहा है, यहाँ अपचयन लग रहा है, तो मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया होने वाला है ना। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं तो बस लिख लो रिडॉक्स बराबर उपचयन प्लस अपचयन। समझना कैसे है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेते हुए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब भी आप अम्ल को अभिक्रिया करवाते हो बेस के साथ, क्षार या भस्म के साथ, तो आपको मिलता है सॉल्ट, मतलब लवण और जल ना, यही तो मिल रहा होता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप सेकेंड चैप्टर पढ़ो और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में नहीं पता हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए आपको एसिड, उदासीनीकरण इसको अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि अम्ल भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है और क्षार भी। ज़्यादा क्षारीय स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, अगर जरा भी आपके इस पे पड़ गया ना तो ये आपका पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, इसके मांस को जला देगा, स्किन को जला देगा। वैसे ही क्षार का भी एक भी ड्रॉप, स्ट्रॉन्ग क्षार का, जैसे बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लैब में गया और गलती से भी वो गिर गया तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, मतलब वो उस पूरा खत्म कर देगा। और यही दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या करता है, अम्ल इसके प्रभाव को खत्म कर देता है और क्षार इसके प्रभाव को खत्म कर देता है। मतलब दोनों आपस में झगड़ा करके दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और बनता है कुछ अच्छा चीज जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। वो हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता, उसको तो हम लोग इनहेल भी कर सकते हैं। जब इनहेल कर सकते हैं तो नुकसानदायक कैसे होगा। देखो सॉल्ट, जैसे HCl और NaOH को मिला के NaCl बनता है, जो कि NaCl हम लोग रोज सब्जियों में डालकर खाते हैं, सैलड में डालकर खाते हैं। फिर हो गया जल, इसका तो यूज करते ही है, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है नहीं, क्योंकि यहाँ क्षार और अम्ल का बात कर नहीं रहा है, किया नहीं है। अब ये देखो और इसका आंसर जल्दी से बताओ कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जिसमें कोई नहीं ऑप्शन रहता है, अगर कोई नहीं के जगह पे अगर कुछ दे देता
तो इसी सारे में से कुछ और अलग ऑप्शन दे देता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ क्या कोई नहीं या इनमें से सभी, ये सारा देखे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारी चीज एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके जाना है कि क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछे पेपर में तो आप लोग उसका आंसर देने के लिए एलिजिबल रहो। पहला सहसंयोजी कार्बनिक। अब इतना बड़ा बड़ा नाम देख के, है छोटू सा ही नाम, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो नहीं पढ़े अभी तक, कोई नहीं, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, कार्बन वाले चैप्टर में आओगे, देन वहां पे समझ में आएगा कि ये कार्बनिक यौगिक क्या है, सहसंयोजी क्या है। अभी फिलहाल मैं बस थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। सहसंयोजी मतलब एक कंपाउंड बन रहा होगा आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, वहां जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी, और सहसंयोजी यौगिक उसको बोलते हैं, उसी यौगिक को सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। वैद्युत संयोजी, विद्युत के कारण जुड़ना, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? आयनिक मतलब वही जहां इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक को चाहिए होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा होता है। अभी तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से बने हो, कोई नहीं, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? और ये सारा आप ये मत समझना कि ये क्या क्वेश्चन कहाँ से उठा के ले आए, ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे कुछ कुछ प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, कुछ बुक से लिए गए एनसीईआरटी बुक से, एंड कुछ भारतीय भवन बुक से, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, करो कम से कम, जितना 19 क्वेश्चन है ना उसमें से कम अभी 15 बनना चाहिए अच्छे से। अगर चैप्टर पढ़े हुए हो तो, नहीं पढ़े हुए तो कोई बात नहीं, आप बस जस्ट बैठो और बनाना सॉल्व करना स्टार्ट करो। बाद के इंतजार में मत रहो, क्योंकि वो बाद नहीं आता कि जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तब हम बैठेंगे क्वेश्चन बनाने, वो बात कभी नहीं आएगा, एग्जाम तक नहीं आने वाला कि आपका सिलेबस पूरा आप अच्छे से खत्म कर लो, है ना, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसलिए आप बस जस्ट स्टार्ट कर दो क्वेश्चन बनाना। अब ये क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉपर का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ आपसे ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, और इसका आपको बताना है ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक, ये जो 4 टर्म है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण किसको, ऑक्सीकरण अवकरण से तो समझ में आता है, ऑक्सीकरण मतलब प्लस ऑक्सीजन होना, अवकरण मतलब माइनस ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना। और जहां अवकरण हो रहा होगा जिसका, और एक बात और, ऑक्सीकरण और अवकरण जो हम बात करते हैं, यहाँ भी ऑक्सीकरण हो, अवकरण हो, अवकारक हो, ऑक्सीकारक हो, सारा हम अभिकारक के यौगिक का बात कर रहे होते हैं। प्रतिफल साइड हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रतिफल साइड जो भी कंपाउंड मिल रहे होते हैं उसका हम लोग बात नहीं करते हैं कि उसका ऑक्सीकरण या अवकरण या ऑक्सीकारक है या अवकारक है, वो सब हम प्रतिफल साइड नहीं बात कर रहे होते हैं। जो भी बात करेंगे वो अभिकारक तरफ बात करेंगे कि अभिकारक तरफ कौन ऑक्सीकारक है, कौन अवकारक है, कौन किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब किसका उपचयन हो रहा है, ये सब वर्ड्स आपको आने चाहिए, ठीक है। ऑक्सीकरण उपचयन सेम वर्ड है, सेम चीज है। फिर होता है अवकरण, किसका अवकरण हो रहा है, ये सब आप अभिकारक तरफ देखते हो। फर्स्ट बात तो ये ध्यान में रखो। यहाँ ठीक है कॉपर का बात कर रहा है, कॉपर तो है अभिकारक साइड, सारे में कॉपर का ही बात कर रहा है। फर्स्ट देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। कोई भी क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखना। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, तब प्रतिफल साइड कुछ कंपाउंड दे रहा होगा। इधर देखे कॉपर अकेले है, प्रतिफल साइड देखे ऑक्सीजन के साथ आ गया, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया,
जुड़ गया मतलब हम समझे कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ करेक्ट है। और एमसीक्यू टाइप्स तो आता नहीं है, मतलब कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर चूज करने वाला तो रहता नहीं है एग्जाम में, तो आप जब फर्स्ट हो ही गया तो और तो होने वाला है नहीं। और में है क्या, कॉपर का अवकरण, बिल्कुल नहीं। कॉपर का नाइट्रेशन नहीं हो रहा है, ए और बी दोनों नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कॉपर का यहाँ कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए मे बी। ऐसे कोई बात नहीं, कॉपर दे दिया, तो आपको बस अपने दिमाग पे फोकस करना है। कितना भी कंफ्यूज करने का कोशिश करे, क्वेश्चन कितना भी कंफ्यूज करने का कोशिश करे, नहीं होना है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना, की बात है। हाँ, अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हो। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, देखो ये 2014 शिफ्ट सी में आया हुआ था, पेपर नंबर C21 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2 बार पूछा गया, मे बी इस बार भी पूछ दे 2025 में। चलो इसका आंसर बताओ। ये अक्सर हम लोग बुक में नहीं देख रहे होते हैं कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है। अब देख के यहाँ बताओ, मैं इसके बारे में और भी बताऊंगी कि सिल्वर क्लोराइड अगर दे दे, सिल्वर ब्रोमाइड दे दे, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड होता है, फिर सिल्वर नाइट्रेट होता है, फिर होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है येलो। आप ध्यान रखोगे, पूछ देता है यहाँ पे तो सिल्वर क्लोराइड पूछे हुए हैं, आप कहीं और भी देखोगे क्वेश्चन बैंक में ही, तो वहाँ कहीं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सब आपको पता होना चाहिए। तो सिल्वर नाइट्रेट कौन से कलर का होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है। तो आप ये सब ध्यान में रखना, ठीक है, इसको एक बॉक्स में बनाकर अपने नोट्स में लिख लो। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है। ठीक है, कैसा कलर, श्वेत मतलब उजले कलर का होता है, व्हाइट कलर में होता है। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो येलो कलर का होता है, मतलब पीले कलर का होता है। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लो कि ये सब तो याद ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब हम तो डेली लाइफ में देखते नहीं है, तो याद तो करना पड़ेगा कि जब भी ये फॉर्मूला दे दे या इसके बारे में कुछ भी बात करें, मतलब ये हमारे दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए कि ये येलो कलर का होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, ये श्वेत कलर का होगा। ठीक है, ओके। अब ये देखो और ये फटाक से बताओ, ये भी प्रकार है। अब तक तो प्रकार बनाना, प्रकार मतलब इक्वेशन को देखकर हम लोग प्रकार बता सके, ये आप अब बता सकते हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही सारे प्रकार को डिस्कस कर लिया है ना, उसके सारे ऑप्शंस को देखे थे हम लोगों ने, देखा था हम लोगों ने। चलो ये बताओ, 2014 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में, पेपर कोड ए। चलो जल्दी बताओ, इसमें वियोजन है, संयोजन है, आपको रिएक्शन देख के समझ में आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है, जल्दी से टाइप करो तो लाइव चैट में। एंड कैल्शियम ऑक्साइड किसका सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्साइड तो केमिकल नेम हो गया, जैसे नमक का केमिकल नेम हो गया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम लोग नाम बोलेंगे तो आप लोग लिखोगे नमक, लिखोगे ना। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट से आप क्या समझते हो, जल्दी से टाइप करो। ये मैंने पहले ही बताया था जब आपको बेसिक बता रही थी केमिस्ट्री का, तभी मैंने आपको फॉर्मूले के साथ बताया था कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ना। एक हिंट दे देते हैं बस। और बनता कैसे है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आप सारे जितना मैं बोल रही हूँ कि ये आपको आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप गूगल सर्च जाके करो, या जस्ट यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हो क्वेश्चन कि मैम फिर से ये बता दीजिए इसका रिएक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ भी। ठीक है, या आप क्लास में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो।
कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, याद आया कुछ? काली चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, संगमरमर, याद आया कुछ? चलो उसी से बताना है, आपको पता होना चाहिए। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार का उष्मीय समीकरण है, वियोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन, संयोजन। अब उभयगामी आ नहीं रहा है तो हम इसी पे दिमाग नहीं लगाएंगे, रिएक्शन को देखेंगे कि यहाँ पे अभिकारक तरफ एक भी प्लस का साइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दो कंपाउंड में टूट रहा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। टूटना मतलब वियोजित होना, वियोजित मतलब वियोजन अभिक्रिया का बात कर रहा है। यहाँ पे वियोजन आपको दिख रहा है हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर होने वाला है ए। ठीक है, आया समझ में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका आप लोग आंसर ड्रॉप करो। अब आगे बढ़ते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलो ये बताओ। कंपोस्ट मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो भी बच गया या बच गया खाना, जैसे सब्जी कुछ बच गया या फिर सब्जी का छिलका जो एक्स्ट्रा बचा, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में दबा के रख देते हैं, उसी को बोलते हैं कंपोस्ट का बनाना। तो उससे आपको क्या लग रहा है कि वो क्या होता है? वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा निकल रहा होता है। आप ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। ये है सेकंड चैप्टर का है, तो ज्यादा घबराना नहीं है कि नहीं आता है ये, बस आप याद कर लो एक, जिसमें सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए और जो 10 पानी का बात करे, मतलब 10 मॉलिक्यूल वाटर का बात करे, ठीक है, तो उससे हम लोग समझते हैं वॉशिंग सोडा, मतलब ज्यादा मात्रा में पानी, ज्यादा मात्रा में पानी, धोने वाला सोडा। ठीक है, ये सब आप मतलब ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। धोने वाला सोडा मतलब ज्यादा मात्रा में पानी होने वाला है, ज्यादा मात्रा मतलब 10 का 10 मॉलिक्यूल्स होने वाला है पानी का। यहाँ 10 पानी का मतलब ये नहीं है कि 10 मॉलिक्यूल पानी का, तो आप समझोगे जब आप देखोगे सेकेंड चैप्टर जब पूरा कंप्लीट कर लोगे ना तब। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सही है पूछ रहा है ना, और ये भी ध्यान में रखना क्वेश्चन में, नहीं का नहीं ना कभी कभी हमारे आंखों से ओझल हो जाता है। अब यहाँ पूछ लेता कौन निम्न में से कौन सही नहीं है, फिर तो गलत बना के चले आते और यहाँ ऑप्शन भी कुछ उल्टा पुल्टा कर देता। इसको क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। ये सब सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, याद करने का जरूरत नहीं है। जब आप इसके बारे में एकदम ब्रीफली पढ़ोगे, पूरे अच्छे से पढ़ोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, किसी भी इंसान के बारे में ही अगर बायोग्राफी देखते हैं तो उसका शकल भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में बनने लगता है और वो याद हो जाता है ना। वो इंसान हमारे दिमाग में भी रहता है कि वो ऐसा है। किसी के बारे में उतना अगर ज़्यादा पढ़ लिए, तो जैसे महात्मा गांधी, अगर अभी भी आ जाए, वो भगवान जी उनको नीचे डाल दे, तो उनको हम पहचान सकते कि वो ये है, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुने हैं, पढ़े हैं। इसलिए इसी तरीके से आप इसके बारे में भी जैसे ही पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? फॉर्मूला देखते ही आप बता सकते हो कि ये वॉशिंग सोडा है। फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, हार्ड नहीं होता, केमिस्ट्री बहुत इजी होता है। आप तो अभी 10th में ही हो, आगे आगे और देखोगे तो बहुत मजा आने वाले आएगा आपको। ये क्या है? अब इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ना और याद करना कि ये कौन से। एक चीज और, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना और क्वेश्चन बनाने जाते हो, तो क्वेश्चन बनाते ही आपके दिमाग में ये फिगर बनना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से पूछा है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? जब आप कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़े होगे, तो हर कंसेप्ट उसका आपको क्लियर होगा। तो अब और रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवाइज होगा कैसे? जब हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाते रहना है, कभी भी ये मत, रोज कम से कम 10 क्वेश्चन बनाओ, बहुत है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या
क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप पढ़े होंगे उपचयन अभिक्रिया के यूज डेली लाइफ में, उसमें आपने संचारण पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन का यूज करते हैं क्यों चिप्स के पैकेट में, वो भी पढ़ा था आपने, है ना। उसी में से एक ये है कि लोहा को जिंक से लेपित करना, मतलब लोहा को लेपित क्यों करते हैं जिंक से? कि वो संचारित होने से बचे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। नहीं आता है तो नोट डाल लो, लिख लो। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में भी विलेय है, यह तत्व क्या कहलाता है? आपने ये सब के बारे में नहीं पढ़ा है, कैसे इसको याद करना? अगर याद नहीं भी आ रहा है, अरे ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको पता है, बस आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि यहाँ बस आप थोड़ा, कोई भी क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है ना, उसको बस थोड़ा सा ध्यान से देखने का कोशिश करो, समझने का कोशिश करो आखिर में इसमें बोल क्या रहा है। कोई है, कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है, उसका बॉक्स हम खाली छोड़ दे रहे हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ जब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कोई उच्च गलनांक वाला बन रहा है यहाँ, और जब हम इसको, और ये पानी में भी घुलने वाला है। स्टार्टिंग में दिया हुआ है कैल्शियम, अगर यहाँ हम कैल्शियम रखेंगे तो बनेगा Ca और O को मिला के CaO, और जैसे ही CaO बना, CaO से हमको याद आया कली चूना, और चूना को पानी में मिक्स करते तो मिक्स तो हो जाता है, अभी तो बिना बूझा हुआ चूना बनता है जिसे हम लोग पुताई करते हैं। फिर इसका ऑप्शन बिना देखे ही आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के मत आना, और गलत भी बनाकर मत आना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही मार्क्स उठता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मार्किंग होता है। आपका एक सही है मतलब 1 नंबर मिल गया। सब्जेक्टिव में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, पता नहीं आप कैसे लिखे हो, उसको किस तरीके से समझ में आ रहा है, ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखना। और ऑब्जेक्टिव को तो बिल्कुल भी छोड़कर मत आना और गलत बना के नहीं आना, क्योंकि आप पढ़े हो 1 साल 10th, तो आप उसको जब एक बार देखोगे ना, समझ में भी नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि ये हम पढ़े नहीं है या ऐसा कुछ भी, आप बस उसको जस्ट समझने का कोशिश करना, बार बार उसको पढ़ना, टाइम निकाल कर। ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन पे टाइम अपना दे रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब जब सारा क्वेश्चन बना लिए, जो एकदम अच्छे से आ रहा है सारा बना लिए, फिर जो बचा, जो लग रहा है कि कंफ्यूजन है, उसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, फिर उसका आंसर ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, और आप उसके बाद सही आंसर टिक करके आते हो। ऐसा करना जरूर। जल्दी से देखते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस और होंगे। अब ये देखो और इसका आंसर बताओ। ये भी बहुत इजी पीजी है। जल के एक अणु, मतलब बात कर रहे हैं यहाँ H2O का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। पहले है हाइड्रोजन, देन है ऑक्सीजन, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले यहाँ बात कर रहा है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का नंबर आएगा। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे बात कर रहा है, मतलब दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन का बात आएगा। ये फर्स्ट नंबर, ये दूसरा नंबर है ना अनुपात में, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर पहले ऑक्सीजन लिखता तो ऑक्सीजन का बात कर रहे होते। H2O में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन कितने नंबर में है इसमें दिख रहा है 2 नंबर में, मतलब हाइड्रोजन का होगा 2 परमाणु और ऑक्सीजन का है यहाँ पे 1। ऐसे ही नंबर करते हैं, नंबरिंग करते हैं ना, कोई भी कंपाउंड को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें कितना परमाणु है, फॉर्मूला देखकर। जल में 2 होता है परमाणु हाइड्रोजन का, 1 होता है ऑक्सीजन का। तो 2:1 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। देखो 1:2 भी लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है। इसलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि फटाफट पढ़ रहे बना रहे, गलत हो जाएगा फिर। और एग्जाम वो आप फिर बार बार नहीं देने वाले कि उसको आप करेक्ट कर लो, है ना। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसको हम लिख देते हैं यहाँ। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ये भी है रिडॉक्स रिएक्शन का प्रकार। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। जल्दी से बताओ
और इसके लिए जो मैंने ट्रिक बताया था क्या, कि जो भी चीज होता है ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकारक, अवकारक, वो सारा चीज हम लोग देख रहे होते हैं अभिकारक का। ऑक्सीकारक कौन होगा? जिसका अवकरण हो रहा होगा, ठीक है, ये उल्टा होता है। ऑक्सीकारक कारक, ऑक्सीकारक एक यौगिक होता है, वो कौन होता है? जिसका अवकरण हो रहा होगा, मतलब हाँ अवकरण हो रहा होगा उसको बोलते हैं, जिसका अपचयन हो रहा होगा। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को देखें तो जिंक ऑक्साइड से बन रहा है जिंक, मतलब इसमें ऑक्सीजन का हांस हो रहा है। ऑक्सीजन का हांस होना मतलब हमको समझ में आता है कि अपचयन है। जब अपचयन है मतलब जिंक ऑक्साइड होने वाला है क्या? ऑक्सीकारक। कंफ्यूज नहीं होना है ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण में, अवकारक में भी नहीं। जिसमें हो रहा होगा अपचयन उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीकारक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी को ये ऑक्सीकरण करने में मदद कर रहा है, ऑक्सीकृत होने में मदद कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन के बारे में बात किया तो कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और यहाँ कार्बन क्या है? अवकारक है, क्योंकि उसका उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। जेडएनओ उपचयित हो रहा है, जेडएनओ उपचयित बिल्कुल नहीं, ये तो अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन तो उपचयित हो रहा है ना, तो अपचयित वाला बात खत्म। कार्बन मोनोऑक्साइड का बात किया तो ये तो बात होगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रतिफल साइड नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देखो निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। अब तो आप इसका आंसर बोले थे ना कि अगर जिनको नहीं भी आ रहा हो, फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, वो भी इसका आंसर दे, धीरे धीरे वो भी स्मार्ट हो जाएंगे, अंत तक आंसर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलो इसका आंसर बताओ। संयोजन का बात कर रहा है मतलब कोई चीज मिल रहा होगा। प्लस का साइन हमको दिखेगा अभिकारक तरफ, इसमें दो जगह हमको दिख रहा है प्लस का साइन अभिकारक तरफ, है ना। एक तो ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है, यहाँ पे तापन एक्स्ट्रा चीज दिए हुए है, कॉपर ऑक्सीजन मिलाकर कॉपर ऑक्साइड तो बन रहा है, तापन इधर दे दिया, मतलब ये ताप का जहां भी बात करें उष्मा शोषी और उष्मा छेपी से रिलेटेड हो जाता है। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर संयोजन का कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये वियोजन है, प्रतिफल साइड हमको प्लस का साइन दिख रहा है, इसमें से तो एक आंसर तो सही है ही, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि ये दोनों है तो फिर कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कैसे बनाए, ठीक है। आपको एग्जैक्ट सारा कुछ पता होना चाहिए, उष्मा शोषी भी पता होना चाहिए, वियोजन भी पता होना चाहिए, संयोजन भी पता होना चाहिए क्या है, ओके। तो अब एक और क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देन हम लोग फिनिश करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? देखो इस 2 बार पूछा गया है, 21 में देखे 2 क्वेश्चन अभिक्रिया के प्रकार से था, अभिक्रिया के प्रकार से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसलिए आप उसका बार बार बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप रिएक्शन देख के ही बता सकते हो कि क्या हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, मतलब एक चीज का, और विस्थापन अभिक्रिया का हम लोग जैसे ही विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं उसका एक खास एग्जाम्पल पढ़ रहे होते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन का कलर अलग हो जाता है, हल्का हो जाता है, और कॉपर और आयरन पे, लोहा पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, मतलब सल्फेट सॉल्यूशन का उस पर कुछ परत सा जम जाता है, और उसका रिएक्शन भी देख रहे थे विस्थापन में। विस्थापन मतलब यहाँ एकल विस्थापन का बात करेगा, यहाँ तो CaCO3 है, तो अब E तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ वियोजन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? CaOHCl, Ca जो है किसका जगह ले रहा है? H का जगह ले रहा है, और H जो है यहाँ Ca का जगह ले रहा है, तो यहाँ तो दो परमाणु एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो यहाँ तो द्विविस्थापन होना चाहिए। यहाँ तो बस एकल विस्थापन का बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या है? Fe जा रहा है Cu के जगह पे, और Cu बस बाहर निकल जा रहा है, तो एक ही का विस्थापन हो रहा है, मतलब ये होने वाला है हमारा सही आंसर। ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, हर एक ऑप्शन को देखना है।
अब ये बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन, विघटन, वियोजन अभिक्रिया, ये तीन चीज एक चीज है। अपघटन, वियोजन, ठीक है, या विघटन, ये तीन चीज बात करें मतलब सारे का मतलब वही है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, यहाँ अपघटन बात किया मतलब अपघटित होगा, एक से ज्यादा चीज में टूटेगा, मतलब प्रतिफल साइड आने वाला है प्लस का साइन, प्रतिफल साइड प्लस का साइन आपको यहाँ दिख रहा है इसमें भी। और एक और बात देखो, अभी मैंने भी यहाँ छोड़ दिया ना, अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। गलती से भी ये नहीं कि हम ये नहीं ध्यान में रख रहे हैं, ये आंखों से ओझल हो गया, बस वो पढ़े और टिक कर दिया ऑप्शन नंबर ए, फिर तो आपका गलत हो जाएगा ना, और एक एक नंबर मायने रखता है एग्जाम में। नहीं, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो नहीं भी हो सकता है हमारे क्वेश्चन में। तो अपघटन अभिक्रिया नहीं है, कौन नहीं है? ये दोनों तो है, ये नहीं है क्योंकि ये है संयोजन अभिक्रिया। दो चीज मिल रहा है अभिकारक की तरफ, प्लस का साइन है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का पचना, ये तो दूसरा चीज हो गया, ये सब आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो आपको में भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है। और ये जो है ना मानव शरीर का भोजन का, मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, भोजन हम लेते हैं वो टूटता है अलग अलग चीज में, तो वो तो वियोजन अभिक्रिया हो गया ना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप बस इस चैनल से जुड़े रहो और बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि 10th ही तो है, क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करेंगे। इंजॉय से जियो अपना 10th अच्छे से, क्योंकि अभी स्कूल लाइफ है। इसके बाद कोई कॉलेज में एडमिशन लेगा तो किसी ने स्कूल भी, कोई स्कूल भी लेता है, लेकिन आप बड़े हो जाते हो तो थोड़ा बदमाशी करने का टाइम खत्म हो जाता है ना, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं अपने गोल को लेकर। अभी है कि आप मौज मस्ती से अपना सारा कुछ पढ़ सकते हो, मजे कर सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड भी तो है, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा नहीं, रोज आपको 10 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब ये 10 क्वेश्चन आएगा कहाँ से? या तो आप इस चैनल से पढ़ो, ठीक है, या फिर आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। वो 10 क्वेश्चन एकदम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर डेली आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सोचो एग्जाम आते आते कितना सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको डेली करना है सॉल्व क्वेश्चन, प्रैक्टिस डेली करना है और पढ़ते रहना है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बोझ नहीं बनाना है अंत के लिए, फिर टेंशन क्रिएट होने लगता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल बाय बाय, मिलते हैं आपको फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप इस चैनल से बने रहो, जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, ठीक है। अभी फिलहाल बाय बाय।